बैंकिंग। हाँ जी दोस्तों, अ वेरी गुड इवनिंग। माई सेल्फ सी एम अनन एलानी एंड आज हम लोग पूरी की पूरी बैंकिंग का रिवीजन करके चलेंगे, जिसके अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा बैंक क्या होता है, बैंक कैसे काम करते हैं, उनका क्रिएशन कैसे किया जाता है, मॉनेटरी क्रिएशन, मनी सर्कुलेशन, एवरीथिंग जो भी आपके क्वेश्चंस एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है वो सारे के सारे आज हम देख के चलेंगे। इस वीडियो का मेरा मेन पर्पस है समराइज वे में आप लोगों को करा सकूं ताकि आप अपने एग्जाम्स अच्छे से देख सकें। सबसे पहले आप मेरी बात ध्यान से सुनना। सबसे पहले अपन देखेंगे कि बैंक होते क्या है। सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि बैंक होते क्या है। तो सबसे पहले ध्यान से सुनना, बैंक बनने के लिए दो फंक्शन सबसे जरूरी होते हैं। कितने फंक्शन? दो फंक्शन बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। सबसे पहला होता है कोई भी ऐसा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, कोई भी ऐसा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो पैसे ले रहा हो, जो पैसे ले रहा हो और साथ साथ में पैसे दे भी रहा हो। सर समझ नहीं आया? दैट सिंपली मींस जो डिपॉजिट लेता हो और लोन देता हो। अगर ये दोनों फंक्शन हो जाते हैं तो इसी चीज को क्या बोल दिया जाता है? हमारा बैंक। अगर दोनों में से कोई भी एक फंक्शन किया जा रहा है तो वो कभी भी बैंक नहीं बनता। बैंक तभी बनता है जब दोनों फंक्शन हो रहे हो। जैसे सबसे पहला डिपॉजिट को एक्सेप्ट करना और लोन को ग्रांट करना। बहुत सारे हमने ऐसे सोशल इंस्टीट्यूट देखे होंगे जो सिर्फ पैसा लेते हैं, जैसे पोस्ट ऑफिस, ये डिपॉजिट्स लेते हैं लेकिन ये कभी भी लोन नहीं देते। बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं जो लोन देते हैं, मणिपुरम गोल्ड लोन, लेकिन वो डिपॉजिट्स नहीं लेते। बैंक बनने के लिए दोनों कंडीशन पूरी होनी जरूरी है। ऐसा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो लोन दे भी रहा हो और डिपॉजिट एक्सेप्ट भी कर रहा हो। तो व्हाट इज अ बैंक? आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट। बैंक इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन व्हिच हैज द टू फॉलोइंग फीचर। सबसे पहला व्हिच एक्सेप्ट डिपॉजिट एंड रेंडर लोन। बात समझ में आई? अगर आपकी इच्छा हो तो लिख सकते हो बैंकिंग का एक्ट था 1949। अगर आप लिखते हो तो आपके एग्जाम में एक अच्छा पॉइंट ऐड ऑन हो जाएगा। दैट इज बैंकिंग का जो एक्ट होता है वो होता है 1949। इसी के अंदर डिफाइन कर रखा है बैंक क्या होता है। अब मैं आपको बताता हूं सबसे पहले बैंक के फंक्शन क्या होता है, बैंक काम क्या करता है। अरे बैंक है तो बैंक कुछ काम तो करेगा ही, तो बैंक के फंक्शन क्या होते हैं। सबसे पहले ध्यान से सुनना, सिंपल सी बात, एक बैंक के दो फंक्शन होते हैं। कितने फंक्शन होते हैं? दो। एक होता है प्राइमरी फंक्शन, मतलब सबसे पहला फंक्शन, और दूसरा होता है हमारा सेकेंडरी फंक्शन। कौन सा? सेकेंडरी फंक्शन। पहला तो था प्राइमरी फंक्शन और सेकेंड हो जाता है हमारा सेकेंडरी फंक्शन। प्राइमरी फंक्शन मतलब होता है सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन एक बैंक का। वो दो ही फंक्शन होते हैं। सबसे पहला जो हमने इसकी डेफिनेशन में पढ़ा, फर्स्ट एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट, डिपॉजिट को लेना, और दूसरा हो जाता है हमारा रेंडरिंग ऑफ लोन, रेंडरिंग ऑफ लोन। ये चीज मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में भी आपको डिलीवर करी थी कि डिपॉजिट कितने होते हैं, लोन किस टाइप के होते हैं। अगर आपको उसको डिटेल में देखना है आप इससे पिछला वाला वीडियो जाके देख सकते हो। तो प्राइमरी फंक्शन कितने होते हैं? दो, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट और सेकेंडरी होता है रेंडरिंग ऑफ लोन। इसी तरीके से बैंक के कुछ सेकेंडरी फंक्शन भी होते हैं। सेकेंडरी फंक्शन के अंदर जैसे हो जाता है बैंक और क्या क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है। बैंक हमें लॉकर फैसिलिटी प्रोवाइड करा रहा है तो बैंक का फंक्शन होता है प्रोवाइड लॉकर फैसिलिटीज। बैंक हमें चेक फैसिलिटीज प्रोवाइड कराता है, डेबिट कार्ड, एडवाइजरी सर्विसेज दे देता है, इन्वेस्टमेंट हो जाता है। बैंक हमारा एजेंट की तरह हमारे को काम करके देता है। तो दीज आर द फंक्शन ऑफ बैंक। अब बैंक होते कितने टाइप के हैं आपको याद रखना पड़ेगा। बैंक दो टाइप के होते हैं, टू टाइप्स ऑफ बैंक आपको मेनली ध्यान देने हैं। सबसे पहला होता है कमर्शियल बैंक और दूसरा होता है सेंट्रल बैंक। बड़े ही ध्यान से सुनना, आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनेगा। दो टाइप के बैंक होते हैं, एक होता है कमर्शियल बैंक और दूसरा होता है सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक का मतलब हो गया आरबीआई, दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये पूरे की पूरी कंट्री में एक ही होता है सेंट्रल बैंक। हर कंट्री का एक ही सेंट्रल बैंक होता है। हमारे इंडिया का कौन है? आरबीआई। इसको अपेक्स बैंक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपेक्स बैंक ऑफ इंडिया। दूसरा होता है कमर्शियल बैंक जो हम डे टू डे में देखते हुए चलते हैं। हमारा एसबीआई हो गया, कोटक महिंद्रा, एचडीएफसी, ये सारे के सारे होते हैं कमर्शियल बैंक। बड़े ही ध्यान से सुनना, यहां पे एक जगह होती है पब्लिक, दूसरी जगह पे होती है हमारे कमर्शियल बैंक और तीसरी जगह पे होते हैं हमारा सेंट्रल बैंक। ध्यान से सुनो, पब्लिक डील करती है कमर्शियल बैंक से और कमर्शियल बैंक डील करते हैं सेंट्रल बैंक से। सर क्या पब्लिक सीधा सेंट्रल बैंक से डील कर सकते हैं? द आंसर इज नो। पब्लिक कभी भी सेंट्रल बैंक से डील नहीं कर सकती। पब्लिक डील करती है कमर्शियल बैंक से और कमर्शियल बैंक से डील करते हैं सेंट्रल
बैंक से। तो आपके पास कभी कभार आ जाता है व्हाट आर द फंक्शन ऑफ आरबीआई। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रहेगा कि आरबीआई के फंक्शंस क्या होते हैं। तो ध्यान से सुनना। सबसे पहली चीज, सिर्फ आरबीआई ही है हमारे देश में जो करेंसी को छाप सकता है। ये नॉर्मल बैंक करेंसी छाप नहीं सकते। ओनली आरबीआई हैज अ राइट टू इशू द करेंसी। ये नोट छापने का काम करते हैं। तो सबसे पहले इनका काम क्या हो गया? टू इशू करेंसी। बात समझ में आई? दूसरी चीज, क्या पब्लिक इससे डील कर सकती है? द आंसर इज नो। इसीलिए इनको बोला जाता है बैंकर बैंक। क्या बोला जाता है? बैंकर्स बैंक। सर ऐसा क्यों? क्योंकि ये बैंकों का बैंक होता है। प्लस क्या सरकार का पैसा तुम्हें लगता है इन बैंकों में होता होगा? कोटक महिंद्रा इन सब जगह नहीं। सरकार का पैसा भी कौन संभाल के चलती है? आरबीआई। इसी वजह से इनको बोला जाता है गवर्नमेंट बैंक। क्या बोलते हैं? गवर्नमेंट बैंक। सबसे पहले हमने बात देखी इशूइंग करेंसी, सेकंड होता है बैंकर्स बैंक, थर्ड हो जाता है ये गवर्नमेंट का बैंक। फोर्थ, हमारे बैंकों का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम होता है पैसा कमाना। जितने भी बैंक होते हैं इनका मेन मोटिव होता है टू अर्न प्रॉफिट। लेकिन जो हमारा सेंट्रल बैंक होता है ये कभी भी प्रॉफिट के लिए काम नहीं करता। सेंट्रल बैंक का बस एक ही काम होता है सोसाइटी का वेलफेयर, टू रन द इकोनॉमी। हमारा आरबीआई कभी ये नहीं सोचता मैं सबसे ज्यादा अमीर हो जाऊं। आरबीआई का काम है देश सही से चलना चाहिए, सारे बैंक अच्छे से काम करने चाहिए। तो इसका मेन मोटिव क्या हो जाता है? टू मेंटेन द सोसाइटी, टू मेंटेन द इकोनॉमी। इकोनॉमी में काम अच्छे से चलते रहे। सर ये सारी चीजें क्या चल रही है? फंक्शन ऑफ आरबीआई। आपको याद रखना है। देखो आरबीआई काम क्या करे, सिंपल है। नोट छापूंगा, गवर्नमेंट का बैंक हूं, बैंकर का बैंक हूं, और प्रॉफिट नहीं होता। हमारा मेन मोटिव होता है इकोनॉमी को चलाना। बात समझ में आई? एक और चीज, अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या मैं अपनी जेब में फॉरेन एक्सचेंज रख सकता हूं क्या? नहीं। क्या अलाउड है क्या कि मैं मेरे घर में डॉलर रख के बैठ जाऊं? बोलो के बोलो। सर नहीं। अच्छा मुझे अगर यहां से यूएसए जाना है तो मुझे विदेशी मुद्रा की जरूरत होगी नहीं होगी? दैट इज डॉलर की जरूरत होगी नहीं होगी? कहां से आएगा? सॉरी तो बैंक देगा। अरे बैंकों के पास कहां से आता है? सर आरबीआई। इसलिए आरबीआई को बोला जाता है कस्टडी ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। हमारे पूरे देश में जो फॉरेन एक्सचेंज आ रहा है उसका भी ध्यान कौन देके चलता है? आरबीआई। बोलो बात समझ में? कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। मैं आपको ऐसे याद के लिए बता देता हूं, हम लोग की सरकार जो होती है ना वो सिर्फ फॉरेन एक्सचेंज की बुक ही है। और इतना बड़े रूल है, हम लोग फॉरेन एक्सचेंज नेपाल और भूटान में तो यूज भी नहीं कर सकते। अगर तुमने इंडिया से डॉलर लिया और नेपाल और भूटान में जाके खर्च कर दिया तो तुम्हें जेल भी हो सकती है। सर क्यों? क्योंकि उन दो देशों के लिए तो हमारे इंडियन रुपए ही बहुत बड़ी चीज है। तो वहां पे हमारे को वेस्ट नहीं करना, क्योंकि हमें रुपया को बढ़ाना है, डॉलर को घटाना है। तो हमारे को बहुत अच्छे से देखी जाती है फॉरेन एक्सचेंज। बात समझ में है? आईसी, बैंकर्स बैंक, गवर्नमेंट बैंक, टू मेंटेन द इकोनॉमी, कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको लिखना ही लिखना है प्लीज, अगर ये क्वेश्चन आता है तो ये पॉइंट लिखोगे ही लिखोगे, दैट इज लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट। लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट, ये क्या चीज होती है? लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट। ध्यान से सुनो। सोचो तुमने पैसे बर्बाद कर दिए, कुछ पैसे बर्बाद हो गए। तो जब हम कोई गलती कर देते हैं सबसे पहले हमें ना सीधा नहीं जाते, हम लोग किसी दोस्त से हेल्प मांगते हैं कि भाई पैसे दे दे, तेरे को वापस कर दूंगा। दोस्त ने मना कर दिया। फिर हम बैंकों में ट्राई करेंगे, किसी दूसरे दोस्त से ट्राई करेंगे, कोई बिजनेस से ट्राई करेंगे। लेकिन जब सारी उम्मीदें बंद हो जाती है ना, जीवन में एक ही उम्मीद होती है, हमारे माँ बाप, वो साथ देंगे देंगे। बिल्कुल आप कितना ही कुछ गलत कर लो, लेकिन एक वही होंगे जो एंड में भी डांट लेंगे, मार लेंगे, सुना देंगे, लेकिन एंड में साथ दे ही देंगे। ठीक है, जैसा भी है, गंदा बुरा अच्छा है तो अपना ही बच्चा। वैसे ही आरबीआई के सारे बच्चे होते हैं बैंक। ये सारे के सारे बैंक किसके बच्चे हैं? सेंट्रल बैंक के। तो जब एक बैंक डूबने वाला होता है उसका कोई साथ नहीं देता, उसको कोई पैसा नहीं देता, कोई उसमें इन्वेस्ट करने के लिए कोशिश नहीं करता, तब आरबीआई उसके अंदर पैसा इन्वेस्ट करता है, आरबीआई उसको पैसा देता है, उस बैंक को वापस से जीवित कर देता है। ऐसा ही हुआ था यस बैंक के साथ। यस बैंक के पूरे शेयर डूब चुके थे, पैसा जा चुका था, तब आरबीआई ने डायरेक्ट किया एसबीआई को कि उसकी सपोर्ट कर,
और जब आरबीआई सपोर्ट कर देता है तो लोगों को लगता है इसके पीछे तो सेंट्रल बैंक है और पैसा डूबेगा नहीं, इसीलिए आरबीआई को क्या बोला जाता है, लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट। जब कोई नहीं है तो सिर्फ आरबीआई है। तो ये 6 हमारे पॉइंट कौन से हो जाते हैं, फंक्शन ऑफ आरबीआई। सिंपल सी बात बताओ, आरबीआई का क्वेश्चन आता है लिख सकते हो सर, जहां भी वर्ड दिख जाए ना आरबीआई, ये सारे पॉइंट लिखाना। अपेक्स बैंक होता है, कंट्री में एक ही होता है, हमारे देश में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। काम क्या करता है, पैसे छापता है, सिक्के नहीं छापता, सिक्के नहीं छापता, सिक्के छापने का काम इनका नहीं होता। बात समझ में आ गया, वो गवर्नमेंट का काम होता है, सिक्के छापने का काम आरबीआई का नहीं होता। बैंकर्स बैंक होता है, गवर्नमेंट का बैंक होता है, टू मेंटेन द इकोनॉमी, कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज और लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट। आप इसके अंदर लिख सकते हो ये कभी भी पब्लिक से डील भी नहीं करता, इट नेवर डील डायरेक्टली डील विद पब्लिक, कभी भी नहीं करेगा। बात समझ में आई? तो दीज आर द फंक्शन ऑफ आरबीआई, दीज आर द फंक्शन ऑफ आरबीआई। आई होप आपको ये समझ में आए होंगे। अगर ये समझ में आया तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलूंगा जिसमें हम डिटेल में चेक करेंगे कि और क्या क्या क्वेश्चन हमारे एग्जाम्स में आ सकते हैं। यहां तक सबको क्लियर था? ठीक है सर, यहां तक तो बिल्कुल समझ में आया। अब देखो, ये सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि कमर्शियल बैंक क्या होते हैं, उसके फंक्शन, और आरबीआई क्या होते हैं, आरबीआई के फंक्शन। ठीक है ना? अब देखो, कभी कभार हमसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और नहीं भी पूछे तो भी हमारे को ध्यान देके चलना है, कमर्शियल बैंक और सेंट्रल बैंक में फर्क क्या होता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कमर्शियल बैंक एंड। तो मैं बोलता जाऊंगा, तुम लोग सुनते जाओगे। कमर्शियल बैंक प्रॉफिट कमाने के लिए काम करता है, सेंट्रल बैंक प्रॉफिट कमाने के लिए काम नहीं करता। कमर्शियल बैंक पब्लिक से डील करता है, ये पब्लिक से डील नहीं करता, ये बैंकों से डील करता है। गवर्नमेंट इसमें इन्वेस्ट नहीं करती लेकिन ये गवर्नमेंट का बैंक होता है। फॉरेन एक्सचेंज ये नहीं संभालता लेकिन ये फॉरेन एक्सचेंज संभालता है। ये नोट इशू नहीं करता लेकिन ये करेंसी इशू करता है। इसको लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट नहीं बोलते लेकिन इसको लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट बोलते हैं। इसका मोटिव होता है प्रॉफिट कमाना, इसका मोटिव होता है इकोनॉमी को चलाना। हमारे देश में बहुत सारे सेंट्रल बैंक है लेकिन एक ही है कमर्शियल बैंक जिसका नाम है आरबीआई। तो क्या ऐसे डिफरेंस लिख सकते हो दोनों के अंदर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कमर्शियल बैंक एंड सेंट्रल बैंक। प्रॉफिट कमाता है, प्रॉफिट नहीं कमाता, सोसाइटी चलाता है, नहीं चलाता, ये पब्लिक से डील करता है, ये बैंक से डील करता है, ये गवर्नमेंट से डील करता है, ये नहीं करता। बात समझ में? ऐसे करते करते लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट होता है, लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट नहीं होता, करेंसी छाप सकता है, करेंसी छाप नहीं सकता। ऐसे करते करते हम इसके अंदर सारे डिफरेंस लिखकर चलेंगे। तो आपको एक वो पूरी पिक्चर समझ में आ गई होगी कि बैंकिंग के अंदर किस तरीके से काम हो रहा है। बैंक के अंदर हमारे पास दो है, एक है कमर्शियल बैंक और एक ऐसे बहुत सारे अलग अलग भी होते हैं, जैसे होते हैं कोऑपरेटिव बैंक जिनका मोटिव होता है अपने मेंबर का वेलफेयर करना, लेकिन मेन कितने होते हैं, दो, कमर्शियल और एक हो जाता है हमारा कमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक जिसका मोटिव हो जाता है अपने मेंबर्स की ही हेल्प करना। जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटीज बैंक हो जाते हैं, रूरल बैंक होते हैं जो फार्मर की हेल्प के लिए बनते हैं। तो मेन हमारे ये दो थे। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि अगर बैंकिंग है तो ये क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। सर कौन सा? इधर देखो, ध्यान से सुनना। क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं आरबीआई, ध्यान से सुनो, ये जो आरबीआई है ये मनी के सप्लाई को कंट्रोल करता है, हाँ या ना? यस। आरबीआई मनी की सप्लाई को कंट्रोल करता है। नहीं सर समझ में नहीं आया, मेरी बात ध्यान से सुनो। ये हमारी इकोनॉमी जहां पे हम रहते हैं, अगर इसके अंदर ज्यादा पैसा हो जाएगा तो भी दिक्कत है और कम पैसा होगा तो भी दिक्कत है। सर क्यों? सर अगर ज्यादा पैसा हो जाएगा तो चीजें तो कम है, पैसा ज्यादा है, रेटें बढ़ जाएगी, जिसको बोलते हैं इन्फ्लेशन। क्या बोलते हैं? इन्फ्लेशन। सर पेट्रोल कम है, लोगों के पास पैसा है, दाम बढ़ते हैं, और दाम बढ़ते हैं तो एक लोअर क्लास वाले आदमी को सबसे ज्यादा भुगतना पड़ता है। इन्फ्लेशन तो पता ही होगा, दैट इज महंगाई बढ़ना। डिफ्लेशन होता है तो आपकी जीडीपी गिरती है देश की, आपको चीजें सस्ते में बेचनी पड़ती है। बात समझ में आया? क्योंकि कोई खरीद रहा ही नहीं है, मार्केट के दाम गिरते हैं। तो अगर ज्यादा पैसा है मार्केट में, ज्यादा पैसा है तो भी प्रॉब्लम, और मार्केट में अगर कम पैसा है तो भी प्रॉब्लम, हाँ या ना? बस एक किसी बात बताओ, ज्यादा पैसा तो भी प्रॉब्लम, कम पैसा तो भी प्रॉब्लम।
सर तो क्या होता है सर, आरबीआई के पास कुछ मेजर्स होते हैं जिसका क्वेश्चन कल 110% आपको दिख जाएगा एग्जाम में। आरबीआई के पास मनी कंट्रोल के मेजर्स होते हैं। क्या होते हैं? मनी कंट्रोल के मेजर्स। अब ये दो मेजर्स होते हैं। कितने मेजर्स होते हैं? दो। एक होते हैं क्वांटिटेटिव और एक होते हैं क्वालिटेटिव। कौन कौन से? क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव तब होते हैं जब आपको पूरी की पूरी इकोनॉमी में कंट्रोल लाना हो, आपको पूरी की पूरी इकोनॉमी में कंट्रोल लाना हो। और क्वांटिटेटिव हो जाते हैं जब आपको स्पेसिफिक एक सेक्टर के अंदर कंट्रोल लाना हो। पर आपके पास क्वेश्चन डायरेक्ट बस यही आएगा कि मनी कंट्रोल कौन कौन से होते हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, मार्केट में पैसा ज्यादा है, मार्केट के अंदर पैसा, तो सरकार क्या चाहेगी? पैसे को कम करना है कम ज्यादा करना? कम करना। तो सर बैंकों के पास होती है बैंक रेट। क्या होती है? बैंक रेट। बैंक रेट का मतलब वो होता है जिस रेट पे बैंक लोन देता है पब्लिक को, जिस रेट पे लोन देता है पब्लिक को। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, आरबीआई क्या चाहता है? मार्केट में पैसा ज्यादा है या कम है? सर कम करना चाहता है। तो आरबीआई बोलेगा हे बैंक अपनी बैंक रेट बढ़ा दे, अपनी बैंक रेट बढ़ा दे, रेटें बढ़ा दे, रेट इंक्रीज कर दे। जो अपन 8% पे लोन दे रहे थे अब इसको 18% कर दे। तो मुझे बताओ 18% होगा तो लोग ज्यादा पैसा लेंगे या कम लेंगे? कम लेंगे। तो मतलब लोगों के पास अब मार्केट में लोन अवेलेबल नहीं है, तो वापस से पैसा कम होते जाएगा और इकोनॉमी में कंट्रोल आ जाएगा। हाँ या ना? तो बैंक रेट बढ़ा देंगे। सोचो मार्केट में पैसा ही नहीं है, मार्केट में पैसा तो आरबीआई क्या करेगा? आपकी बार बैंक रेट घटा देगा। बैंक रेट घटा के समझो कर दी 2%। नाउ जिसको लोन लेना भी नहीं है ना वो भी लोन लेगा, और लोन लेगा तो मार्केट में पैसा वापस से जनरेट हो जाएगा। तो मुझे बताओ थ्रू बैंक रेट क्या आरबीआई ने मॉनेटरी कंट्रोल किया नहीं किया? यस। तो नंबर 1 इज बैंक रेट। नंबर 2 रेपो रेट। क्या बोलते हैं? रेपो रेट। रेपो रेट सर ये क्या होती है? देखो बैंक रेट तो वो रेट होती है जिसपे बैंक पब्लिक को लोन दे रही है, और रेपो रेट वो रेट होती है जिसपे सेंट्रल बैंक बैंकों को लोन देता है। नहीं समझ में आया? देखो एक होते हैं पब्लिक, फिर बैंक और फिर सेंट्रल बैंक। तो बैंक रेट तो वो होती है जिसपे बैंक लोन दे रही है पब्लिक को, लेकिन जिसपे सेंट्रल बैंक लोन दे रहा है बैंकों को उसको बोला जाता है रेपो रेट। तो मुझे बताओ सेंट्रल बैंक चाहता है कि मार्केट में पैसा ज्यादा हो, तो वो इसको पैसा ज्यादा देगा या कम देगा? ज्यादा देगा। तो ज्यादा देगा तो रेट को क्या कर देगा? कम। कि भाई तू तो ले, तू पैसा ले मुझसे ले। अब यहाँ पे पैसा ऑलरेडी ज्यादा है तो सेंट्रल बैंक इसकी भी सप्लाई कम कर देगा, रेटें बढ़ा देगा। मतलब लेकर दिखा पैसा, रेटें बढ़ा दी, अब ये पैसा कम लेगा तो मार्केट में भी कम दे पाएगा, अपने आप कंट्रोल हो जाएगी। तो कितनी हो गई? एक होती है बैंक रेट, दूसरी हो गई रेपो रेट, थर्ड हो जाती है मार्जिन रिक्वायरमेंट। क्या बोलते हैं? मार्जिन रिक्वायरमेंट। मार्जिन रिक्वायरमेंट सर ये क्या चीज है? ध्यान से सुनो, मैं आपको बताता हूं। जब भी बैंक लोन देता है ना तो कुछ अमाउंट की सिक्योरिटी गिरवी रखवाता है, कुछ अमाउंट की सिक्योरिटी। हाँ या ना? मार्जिन रिक्वायरमेंट। तो मान के चलो आपने 100 का लोन लिया, कितने का? 100 का लोन लिया, तो बैंक बोलते हैं 110 की सिक्योरिटी रखो। यस और नो? आपको इतना पता होना चाहिए लोन से ज्यादा की सिक्योरिटी होती है। बिल्कुल। अब मेरे को बताओ मार्केट में पैसा ज्यादा है कम है? ज्यादा। तो मैं कंट्रोल करना चाहूंगा, तो मैंने क्या करा, अगर आपको 100 का लोन चाहिए तो आपको सिक्योरिटी 150 की रखवानी पड़ेगी। हाँ है ना? बिल्कुल। तो अब सिक्योरिटी का रेट मैंने बढ़ा दिया तो लोग अब पैसा ज्यादा ले पाएंगे कम ले पाएंगे? कम ले पाएंगे, वापस से मार्केट कंट्रोल हो जाएगा। और यही मुझे क्या करना है, अगर मार्केट में पैसा नहीं है, मार्केट में पैसा डालना है, तो मैं बोलूंगा 100 का लोन चाहिए, अरे बस 102 की सिक्योरिटी रखवा दो, उतने की सिक्योरिटी रखवा दो और लोन ले जाओ। अब हर कोई लोन ले सकता है, वापस से मार्केट में पैसा आ जाएगा। कितने पॉइंट पढ़ लिए हमने? 3, बैंक रेट, रेपो रेट और मार्जिन रिक्वायरमेंट। एक मार्जिन रिक्वायरमेंट में पॉइंट होता है, आपको पता है, एक होती है डाउन पेमेंट करके, वर्ड सुना है आपने कभी? तो क्या होता है आपको पता है, जब आप गाड़ी खरीदते हो ना तो कंपनी को तो पूरा पैसा मिल जाता है, बैंक पे कर देता है। ऐसा नहीं कि मैंने ना होंडा सिटी निकलवाई तो वो होंडा सिटी वाले ने मेरे से 2 लाख रुपए लिए, नहीं नहीं, वो तो अपने पूरे 12 लाख रुपए या 15 लाख रुपए ले लेते हैं, हमारा बैंक देता है, और फिर हमारा बैंक हमसे किस्तें लेता रहता है। तो पर आपको पता होगा पहली पेमेंट डाउन पेमेंट होती है,
कि इतने का पेमेंट और बाकी की इंस्टॉलमेंट। तो सोचो मार्केट में पहले ही लोन ज्यादा है, पहले ही लोन ज्यादा है, तो मैं डाउन पेमेंट को क्या कर दूंगा, बढ़ा दूंगा। ठीक है, डाउन पेमेंट को ताकि लोग लोन कम ले पाए। और अभी जैसे इस समय मार्केट में बैंक लोन देना चाहता है, तो आपने देखा होगा हर जगह की डाउन पेमेंट बहुत सस्ती आ रही है, सिर्फ 25,000 की डाउन पेमेंट और फिर काम कर दो। कई जगह तो ऐसा आ रहा है 1,000 रुपए की डाउन पेमेंट और फोन को आप किस्तों पे उठा लो। हो रहा है नहीं हो रहा, क्योंकि बैंक लोन देना चाहता है। बोलो बात समझ में क्लियर है। चौथा एक होता है मॉरल सुएशन। कौन सा हो जाता है, मॉरल सुएशन। कौन सा हो जाता है, मॉरल सुएशन, SUSATION। क्या हो जाता है मॉरल सुएशन? मॉरल सुएशन का मतलब हो जाता है बैंक, RBI बैंकों को रेस्ट्रिक्ट कर देता है कि इसको लोन नहीं देना। सर मतलब सोचो एग्रीकल्चर में लोन ज्यादा चला गया, एग्रीकल्चर में लोन चला गया, अब सिंपल सी बात है RBI ने बोल दिया कि अब से एग्रीकल्चर सेक्टर में 10,000 से लोन ज्यादा नहीं जाएगा। हमने लिमिट बांध दी, तो कोई भी एग्रीकल्चर का पैसा लेने आएगा तो कितने मिलेगी मैक्सिमम? 10,000। आपको पता है आप जब डेबिट कार्ड से पैसा निकालते हो तो एक बार की लिमिट 20,000 होती है, आप उससे ज़्यादा एक बार में पैसा नहीं निकाल सकते, लिमिट बांध दी है। वैसे ही किसने कर दी, बैंक लिमिट बांध देता है और सीधा डांट कर बोल देता है कि तुम्हारे को इस इंडस्ट्रीज को पैसा नहीं देना। और जब मार्केट में पैसा नहीं होता तो इसको बैंक क्या कर देता है, रिलैक्स कर देता है कि तुम सबको पैसा दो। पैसा ज्यादा है तो दबाव देता है और पैसा कम है तो रिलैक्स कर देता है। सेंट्रल बैंक सारे काम RBI करके चलता है। बोलो बात समझ में आई? तो ये कुछ तरीके होते हैं जिससे सेंट्रल बैंक है ना मॉनेटरी सप्लाई को कंट्रोल करके चलता है। किसको करके चलता है? मिक्स करके लिखने हैं आपको एक साथ नहीं लिखने, आपको मिक्स करके लिखने हैं, क्योंकि आपके पास ये नहीं पूछेगा क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव, आपसे तो पूछेगा मेजर कौन से हैं, तो आपको तो सारे साथ में लिखने हैं। ठीक है, बैंक रेट, रेपो रेट, मार्जिन रिक्वायरमेंट, फिर आप एक वो लिखोगे पहला जो मैंने आपको बताया था डाउन पेमेंट वाला, फिर आप कौन सा लिखोगे, मॉरल सुएशन। कौन सा लिखोगे, मॉरल सुएशन। एक होता है CRR। कौन सा होता है, किसी को पता है CRR क्या होता है? कैश रिजर्व रेशियो। हर बैंक को कुछ परसेंट अपने पास रख के चलना पड़ता है, कुछ परसेंट अपने पास रख के चलना पड़ता है। मान के चलो मेरे पास 100 रुपए है, कितने रुपए हैं, 100, और मेरा CRR है 10%, कितना परसेंट, 10%। तो 100 रुपए में से 10 रुपए का मुझे मेरे पास रखने पड़ेंगे, 90 का मैं लोन दे सकता हूँ, 90 का लोन। सोचो मार्केट में पहले ही पैसा कैसा है, ज्यादा, मैंने रेट बढ़ा दी, मैं कौन, RBI, रेट बढ़ा के कितनी कर दी, 30, तो अवेलेबल कितना होगा, तो कब पैसा जा रहा है मार्केट में। और अब मैं चाहता हूँ नहीं मार्केट में पैसा तो है ही नहीं, मैंने इस परसेंट को कर दिया 3%, अब कितना जा सकता है, 97। बात समझ में आया? थ्रू CRR भी बैंक मार्केट में पैसे को ज्यादा और कम कर सकता है। तो मनी को सप्लाई कौन करा रहा है, RBI। उसके पास कुछ मेजर्स हैं। बात समझ में? इसी को बोला जाता है मनी कंट्रोल बाय, मेजर ऑफ मनी कंट्रोल बाय RBI। क्लियर है? ये सबसे इंपॉर्टेंट था, ये आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। अगर पॉइंट याद भी नहीं रहते तो भी ध्यान रखना, बस आपको ये दिमाग लगाना है RBI पैसे को कैसे कंट्रोल कर सकता है। बस आपको ये देखना है मार्केट में पैसा ज्यादा है तो RBI कंट्रोल करने की कोशिश करेगा, कम है तो ज्यादा देने की कोशिश करेगा। आपको ये दिमाग में लगाना क्वांटिटेटिव कौन सा है, क्वालिटेटिव कौन सा है, बस इतना सा रखना। जब पूरी इकोनॉमी को कंट्रोल करना है क्वांटिटेटिव, एक सेक्टर को करना है तो क्वालिटेटिव। क्लियर? ये दो मेजर हो जाते हैं। आगे चलते हैं। अब क्या होता है, ये जो बैंक होता है ना, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है कमर्शियल बैंक। सर क्यों? क्योंकि हम है पब्लिक और पब्लिक तो डील करती है किससे, कमर्शियल बैंक। अब इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है मनी क्रिएशन। कौन सा, मनी क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक। कैसे क्रिएट करता है तो मैं आपको बताता हूं, बहुत बढ़िया तरीके से ध्यान से सुनना, मजा आएगा। मान के चलो पूरी इकोनॉमी में एक सारे बैंकों के पास कितना रुपया है, 1,000 रुपए। कितना है, 1,000। सारे बैंकों के पास मिला के मान लो कितने रुपए हैं, 1,000।
तो मुझे बताओ, बैंक के पास 1000 रुपए पड़े हैं तो क्या वो पूरे 1000 रुपए का लोन दे सकता है क्या? नहीं। क्यों? कुछ पार्ट उसको अपने पास रख के चलना पड़ेगा, बाकी वो दे सकता है। तो बैंक क्या करता है, मान लो 10% अपने पास रखा CRR का, मतलब 100 रुपए, और फिर मार्केट में कितना दे सकता है? 900 रुपए वो लोन के दे सकता है। काय के दे सकता है? तो अपन इसको लिखेंगे कैसे मनी क्रिएशन को? लेट अस अज्यूम बैंक हैज रुपीज ऑफ 1000, उसको मेंटेन करना है CRR कितना? 10%, दैट इज ऑफ ₹100, और मतलब वो लोन कितने का दे सकता है? 900 का। अब मैं आपको बहुत अच्छी चीज बताता हूँ, बैंक जब भी लोन देता है ना तो कभी भी कैश में लोन नहीं मिलता, आपका अकाउंट खोला जाएगा और उस अकाउंट में रिफ्लेक्ट कर दिया जाएगा। तो मतलब अब एक बैंक कस्टमर को लोन चाहिए तो उस कस्टमर का अकाउंट ओपन करेगा, कस्टमर का अकाउंट जैसे ही ओपन हुआ और उसके अकाउंट में क्रेडिट अमाउंट दिखा देगा कितने का? 900 का। हाँ है ना? तो मुझे बताओ एक्चुअल में बैंक के पास से 900 रुपए गए क्या? द आंसर इज नो। अच्छा, बैंक ने क्या किया, सुनो मेरी बात, 1000 रुपए थे, 100 रुपए अपने पास रखे, लोन कितने का दे सकता है? 900 का। तो कभी भी कैश में उठा के लोन नहीं दिया जाता, आपके बैंक अकाउंट में रिफ्लेक्ट कर दिया जाता है। तो उस कस्टमर का अकाउंट खुला और कस्टमर के अकाउंट में 900 रुपए शो हो जाएंगे। बात समझ में? ये तो डेफिनेट है, कस्टमर एक बार में पूरे 900 रुपए उठा के नहीं देगा, सिंपल सी बात है। कस्टमर क्या करेगा? अपने बैंक में रख के रखेगा, जैसे जैसे यूज होगा वो यूज करेगा। बात समझ में? अब इसका मतलब आज भी बैंक 900 रुपए होल्ड करके बैठा है। बिल्कुल। ये पैसा 900 रुपए किसके पास है? बैंक के पास। 10% तो उसकी सेफ्टी बचा कितना? 900, उसके अकाउंट में रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। अब बैंक के पास आज भी कितने रुपए? 900 रुपए एक्स्ट्रा पड़े हैं। ठीक, इस 900 का कस्टमर क्या करेगा? 10% काटेगा, 90 रुपए अपने पास सेफ्टी के, और फिर से कितने रुपए दे सकता है? 810 रुपए पब्लिक को दे सकता है। फिर कोई कस्टमर आएगा, उसके बैंक अकाउंट में कितना रिफ्लेक्ट होगा? 810 रुपए। कितना रिफ्लेक्ट होगा? 810। पर एक्चुअल में 810 रुपए हमारे यहाँ से नहीं गए, हमारे यहाँ से 810 रुपए। सर ये माना जाता है कोई भी पब्लिक सारी के सारी एक साथ अपना पैसा निकालेगी नहीं। मान लो मेरे अकाउंट में 2 लाख रुपए पड़े, इसके अकाउंट में 3 लाख पड़े, इसके अकाउंट में 3 लाख और इसके अकाउंट में 2 लाख, तो ऐसे हमारे पास कितने रुपए पड़े? 10 लाख। जरूरी नहीं है ना बैंक 10 लाख खुद कैरी करके बैठा हो, क्योंकि ये तो जनरल है, पूरी पब्लिक एक साथ जाके अपना पैसा विड्रॉ, अगर तू विड्रॉ करेगा तो हो सकता है मैं डिपॉजिट भी कर रहा हूँ। तो बैंक अपने पास पूरा पैसा नहीं रखती, सिर्फ इमरजेंसी का पैसा रखे रखती है कि 10 में से कोई भी एक निकाल लेगा, उतना ही रखती है, बाकी सारा का सारा लोन में बांट, क्योंकि लोन जब तक नहीं बांटेगी तब तक बैंक को भी फायदा नहीं होगा। तो बैंक अपने पास मिनिमम अमाउंट रखती है और बाकी का लोन में दे देती है। तो हम ये मान के चलते हैं अगर पूरी इकोनॉमी में 1000 रुपए है ना तो लोग 100 रुपए ही निकालेंगे एक बार में, बाकी 900 रुपए पड़े रहेंगे। हमारे पास कितने रुपए आ गए? 90 रुपए पड़े रहेंगे। कितने हो गए? 810 का हमने लोन दिया। क्या सच में दिया? नहीं, हमने तो उसके अकाउंट में रिफ्लेक्ट कर दिया। अगेन ऐसे 810 का हम क्या देंगे? हमारे पास पड़े अगेन वही 81 का हम क्या बना के चलेंगे? CRR, और बचे हुए पैसे हम कहा दे देंगे बैंक को? लोन में। क्या लोन एक्चुअल में दिया जाएगा? आंसर इज नो। सर अगर किसी ने विड्रॉ कर लिए तो मेरे बच्चे, ये तो फिर हमने रिजर्व बना के रख लिया ना, सब एक साथ तो करते ही नहीं है, तो जैसे जैसे करेगा हम देते जाएंगे, और वैसे भी अकाउंट में रिफ्लेक्ट होते हैं, कैश में कन्वर्ट नहीं किया जाता। तो ये तब तक चलता रहेगा जब तक ये जो अमाउंट है ना, कौन सा वाला अमाउंट? ये वाला अमाउंट जीरो नहीं हो जाता। और ये अमाउंट जीरो तब हो जाएगा जब बैंक मार्केट में 1000 का अमाउंट कितना कर चुका होगा? 10,000। कितना कर चुका होगा? सर ये आपने कैसे निकाला 10,000? इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, कितना मनी करना है, तो जो भी आपके पास इनिशियल डिपॉजिट थी 10,000 डिवाइडेड बाय आपके पास CRR कितना था? 10%, तो 10%, तो इसको करोगे तो आप कितना आ जाएगा? 10,000। मतलब बैंक 1000 रुपए के डिपॉजिट से मार्केट में 10,000 का लोन प्रोवाइड कर देता है। इसी को बोला जाता है मनी क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक। सर तो क्या हमें एग्जाम में दिखाना है? सुनो मेरी बात, आपको एग्जाम में ऐसे ही दिखाना है। 10% 900 गया इधर, 810, 90 इधर, 810 इधर, एंड सो ऑन। इसके बाद आप डॉट 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 लगा के दिखा सकते हो कि यहाँ पे तो हो गए 10,000 और यहाँ पे आ गए जीरो, और इधर हमारे पास कितने हो गए? 10,000 जा चुके हैं। मतलब यहाँ पे जीरो और यहाँ पे हमारा टोटल अमाउंट कितना हो चुका होगा? 10,000 का हमने बैंक में लोन दे दिया। इसी चीज को क्या बोलते हैं? मनी क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक। अब
कभी कभार क्या होता है, एक बैंक होता है जिसका नाम होता है हमारा, ये अलग ही टॉपिक है, नाबार्ड। कौन सा? नाबार्ड। 1982 में स्टैब्लिश हुआ था शायद, आई एम रॉन्ग, इसलिए मैं ये नहीं लिखूंगा। नाबार्ड का फुल नेम था नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नेशनल एग्रीकल्चर बैंक फॉर रूरल डेवलपमेंट। ये सेटअप हुआ था, इसका मेन काम था जितने भी रूरल इंडस्ट्रीज है, जितनी भी रूरल इंडस्ट्रीज है उनको प्रमोट करना, नॉलेज देना, लोन प्रोवाइड कराना विदाउट इंटरेस्ट। ये सारे काम किसके हो गए थे? हमारे नाबार्ड के। और नाबार्ड आया कब था? बिल्कुल मैंने जैसे कहा था 1982 के अंदर ये एस्टैब्लिश हो गया था। नाबार्ड वाज एस्टैब्लिश्ड अंडर 1982। क्या सर ये प्रॉफिट कमाने के लिए था? द आंसर इज नो। इसका मोटिव क्या था? टू प्रोवाइड नॉलेज टू द इंडस्ट्रीज, प्रोवाइड लोन इंफॉर्मेशन टू द इंडस्ट्रीज। सर अगर कोई डूबता था ना बिजनेस, नाबार्ड उसकी हेल्प करता था। सर बिजनेस कहाँ किया जाए, क्या में बेचा जाए, नाबार्ड उसको इंफॉर्मेशन देता था। तो क्या नाबार्ड प्रॉफिट कमाने के लिए बैठा था? द आंसर इज नो। तो सर नाबार्ड के बारे में अगर छोटा क्वेश्चन आ जाए तो नेशनल एग्रीकल्चर बैंक फॉर रूरल डेवलपमेंट सेटअप इन 1982। सीधा कंट्रोल में रहता था आरबीआई के, इंफॉर्मेशन देता था, नॉलेज देता था, ट्रेनिंग देता था, सीट्स प्रोवाइड कराता था, आपको ट्रेनिंग भी प्रोवाइड कराता था और रीजनेबल अमाउंट पे लोन प्रोवाइड कराता था। मेन मोटिव वाज नॉट टू मेक प्रॉफिट, द मेन मोटिव वाज ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द रूरल एरियाज। कहाँ का? रूरल एरिया। बात समझ में आई? इस तरीके से आप नाबार्ड को एक्सप्लेन कर सकते हो। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो आपको बहुत अच्छे से याद रखने हैं। मैं आपको बताऊं मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया। मैंने आपको बैंक पढ़ाया, मैंने आपको कमर्शियल बैंक पढ़ाया, कमर्शियल बैंक के दो फंक्शन बताए, प्राइमरी और सेकेंडरी। मैंने आपको सेंट्रल बैंक पढ़ाया जिसका नाम था आरबीआई, मैंने आपको आरबीआई के फंक्शन पढ़ाए, डिफरेंस पढ़ाया आरबीआई और सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक में। फिर मैंने बताया मनी कंट्रोल कैसे किया जाता है और फिर मैंने आपको बताया मनी क्रिएशन और लास्ट में हमने सीखा आरबीआई के बारे में। ठीक है, इस वीडियो में मैं इतना ही रखूंगा। ये वीडियो आपके लिए कंसाइज काम करके चलेगा। थैंक यू वेरी मच।